हुआ है, लोहे में जंग लगती है और जब गाड़ियां चलती हैं तो ईंधन जलता है, तो ईंधन से जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है या सल्फर जैसी गैसें बनती हैं, तो ये सब क्या रैंडम हो रहा है या कोई इसके पीछे नियम है? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने काफी सालों तक गहन स्टडी किया और उस गहन स्टडी का परिणाम यह हुआ कि 5 नियम निकल करके आए, 5 लॉज केमिकल कॉम्बिनेशंस के निकल करके आए। उन्हीं 5 कॉम्बिनेशंस पर आज हम स्टडी करेंगे। पहला कॉम्बिनेशन है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसने दिया था? एंटोनियो लावोइसिए ने। और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। किसने दिया था? जोसेफ फ्रॉस्ट ने दिया था। और तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो जॉन डाल्टन ने दिया था। और तीसरा है गे लुशाक, एक साइंटिस्ट थे गे लुशाक, और इन्होंने जो लॉ दिया तो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एट एसटीपी दिया। और फिर अगले साइंटिस्ट हैं जो अवागाद्रो, इनका बड़ा योगदान है मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री में बहुत इनका यूज होता है मोल्स में। तो इन्होंने जो लॉ दिया वो गैसेस मॉलिक्यूल्स एट एसटीपी एंड फिक्स वॉल्यूम पर दिया। ये पांचों नियम को हम एक एक करके आज सीखेंगे कि पांचों नियम का मतलब क्या होता है। ये जो कॉम्बिनेशंस हैं वो क्लास 9th वालों को भी मदद करेंगे, क्लास 11th वालों को भी मदद करेंगे। क्लास 9th वालों को ये 3 लॉ पढ़ने होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ने होते हैं। 11th में आपको ये दोनों लॉ पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, ये पांचों लॉ और पांचों पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, जे लेवल पर और नीट लेवल पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो इसको हम एक एक करके देखेंगे और उसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी करते जाएंगे जिससे आप इसे अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले आओ हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इन्होंने इस लॉ के अंतर्गत एंटोनियो ने यह बताया कि जो रिएक्टेंट होते हैं, जो रिएक्टेंट का मास होता है, जितने रिएक्टेंट होंगे उनका जो मास देखा जाए और जो प्रोडक्ट उनका मास देखा जाए तो दोनों के मास इक्वल होते हैं। ठीक है, सो दैट मींस द मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉट कैन बी क्रिएटेड। सो मैटर जो है वो रहेंगे, उतने रहेंगे, वो कभी उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, कभी उनको क्रिएट नहीं किया, उनके मास को कभी हम डिस्ट्रॉय कभी हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये बैलेंस बना रहता है। कहने का मतलब है कि अगर जो सोडियम है और सोडियम और क्लोरीन मान लिया रिएक्शन करते हैं, Cl2, दोनों गैस, दोनों चीजें अवेलेबल है नेचर में, तो 2 NaCl बनाते हैं। ठीक है, इसको बैलेंस करना, बैलेंस इक्वेशन करना आप जानते ही होंगे। तो क्लास 9th वाले नहीं जानते होंगे तो वो सीख जाएंगे, क्लास 11th वाले तो निश्चय जानते होंगे। तो बैलेंस में क्या किया जाता है, इधर के जितने एलिमेंट होते हैं उतने एलिमेंट इधर भी दिखने चाहिए। जैसे सोडियम 2 1 है और लेकिन यहाँ सोडियम 2 है तो इसको सोडियम 2 बनाना पड़ेगा, आगे कांस्टेंट लगाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन यहाँ पर देखा जाए तो 2 है, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अब इस बैलेंस इक्वेशन में इनका मास निकालेंगे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से देखेंगे। तो सोडियम का मास कितना होता है? 23 होता है। ठीक है, सोडियम का मास 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसको मल्टीप्लाई कर दिया? 35.5, क्लोरीन का 35.5 होता है। और इधर अगर जो प्रोडक्ट देखा जाए तो प्रोडक्ट कितना बन रहा है? 2 पहले लगा देंगे, सोडियम का 23 और प्लस 35.5। इन दोनों को अगर जो आप ऐड कर ले मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे ये 46 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 71 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको पहले ऐड कर लो ब्रैकेट में, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 5 3 8 और 3 2 5, 58.5। और इसको अगर जो आप इधर इनको जोड़ लीजिए दोनों को, उधर उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो दोनों का मास बराबर आएगा।
617 और 7 4 या 117 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आ जाएगा आपका कितना 117.0। ठीक है, ठीक। तो जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट का बनेगा। दूसरा एग्जांपल आप इसे करके देखिएगा, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन से जो वाटर बनाते हैं H2O, इसको आप करके देखिएगा और इसमें भी आप वही पाओगे कि यहाँ को इसको बैलेंस कर लेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं, तो इसको ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। कांस्टेंट इधर नहीं लगा सकते लेकिन यहाँ लगा सकते हैं। अब हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया तो हाइड्रोजन डिसबैलेंस है, इसको बैलेंस यहाँ से कर लीजिए आप। ठीक है, अब बस इसको कोशिश करिएगा तो आपको यहाँ जब आप देखोगे तो क्या पाओगे आप 2 × 2 प्लस 2 × 16। यहाँ हमने 2 क्यों लिया, क्योंकि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, 1 × 2 मॉलिक्यूल लिए गए। ठीक है, 2 आइटम लिए गए। ठीक है, और यहाँ पर 2 और 2 × 2 प्लस 16। अब इसको जोड़ लीजिएगा तो 4 प्लस 32 और यहाँ पर 2 2 जा 4 और 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 64 आ जाएगा। ठीक है, और 60 इसका 2 2 जा 4 और सॉरी 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा ना, 4 प्लस 16। ठीक है, 4 प्लस 16, इसको मल्टीप्लाई जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 2 और 20, 16 4 20। ठीक है, और 20 दूनी 40 होता है। यहाँ पर कहीं गलत हो रहा है, यस 2 2 जा ओके सॉरी, यहाँ पर ये गलत हो रहा था, हाइड्रोजन के 1 लेना है। ठीक है, ये क्योंकि ये कांस्टेंट इसके साथ है। ठीक है, यस 2 प्लस 16 ले लिया तो 18 हो गया, और 18 2 जा, 18 2 जा कितना हो गया 36 हो गया, और यहाँ पर भी जोड़ो तो कितना हो गया 432 और 4 36 हो गया। तो दोनों का मास, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल होता है। मास ऑफ रिएक्टेंट, mass of total reactant equal mass of total product। तो जो टोटल प्रोडक्ट बनता है उसका मास और टोटल रिएक्टेंट जितने हैं उनके मास बराबर होते हैं। तो दिस इज द लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो ये हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और दूसरा लॉ हम देखेंगे आप, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको किसने दिया था, जोसेफ फ्रास्ट ने दिया था, जोसेफ फ्रास्ट। तो जोसेफ फ्रास्ट का लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी देख लेंगे। जोसेफ फ्रास्ट जोसेफ फ्रास्ट ने क्या कहा था, लॉ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय जोसेफ फ्रास्ट, लॉ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, बाय जोसेफ फ्रास्ट। इन्होंने क्या कहा था कि जैसे कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड ले लो, मान लीजिए वाटर ले लिया आपने। ठीक है, मान लीजिए वाटर एक कंपाउंड है, वाटर का फार्मूला आप जानते ही हो, H2O। ठीक है, वाटर ले लिया आपने, तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है कितना है 2:16, क्योंकि इसका ऐसे लिख लो आप 2:1:16। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो इसको देखा जाए तो 2:16 यानी 2 × 2 2 8 16, यानी 1:8। यानी पानी आप कहीं से भी लाइए, ठीक है, चाहे लेबोरेटरी में पैदा करिए, चाहे अमेरिका की लेबोरेटरी में पैदा करिए, चाहे भारत की लेबोरेटरी में पैदा करिए, चाहे
चाहे आप अपने बोरवेल से पानी निकाल करके लाइए, चाहे हैंडपंप से पानी निकाल के लाइए, चाहे कुएं से पानी निकाल के लाइए, चाहे तालाब से पानी निकाल के लाइए, वो जो शुद्ध पानी होगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 1 और 8 का रेशियो ही होगा। तो सोर्सेस कहीं से भी आएगा लेकिन रेशियो इनका बराबर होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड ले लिया जाए, सोडियम और क्लोराइड का लिया जाए तो सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम का 23 होगा और क्लोरीन का 35.5 होगा। ठीक है, यही होगा। तो ये हमेशा कहने का मतलब है कि जो अगर जो कहीं बन जाए, मान लिया जाए, इसी को देखा जाए दूसरे ढंग से, अगर जो देख लें आप सोडियम क्लोराइड, इसी को समझ लीजिए आप, सोडियम क्लोराइड आप कहीं से भी ले लो, उसमें के जो क्लोरीन का मास होगा वो इतना होगा, सोडियम का मास होगा वो इतना होगा। ठीक है, ये रेशियो इनका चलेगा। ठीक है, एक सिंपल रेशियो इनका चलता है। किसी भी चीज में ये कांस्टेंट रहते हैं, इनके मास में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। और ये इन्होंने कहा था कि कहीं से भी किसी भी सोर्स से सोडियम क्लोराइड आप ले लीजिए, चाहे लेबोरेटरी में बनाओ, चाहे समुद्र के पानी से बनाओ, चाहे सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन से सोडियम क्लोराइड बनाओ, किसी भी चीज कैसे भी सोडियम क्लोराइड बनाओ, लेकिन इनमें जो मास होगा वो फिक्स होगा। सोडियम हमेशा 23 और क्लोरीन हमेशा 35.5 ग्राम आएगा एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, मॉलिक्यूल में सोडियम इतना होगा और क्लोरीन इतना होगा। उसी प्रकार से कोई भी एलिमेंट आप ले लो नेचर का, कहीं से भी उसको सोर्सेस उसका कहीं से भी है, लेकिन मास का जो प्रोपोर्शन, एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन होगा वो हमेशा एक जैसा रहेगा। तो ये आप याद रखिएगा। जैसे इसमें दूसरा एग्जाम्पल इसी का ले लें, जैसे H2O2 है, H2O2 है, सोडियम पर ऑक्साइड है। ठीक है,